दिल्ली एनसीआर सहित देहरादून, हरिद्वार समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके, लोगों में दहशत, घरों से बाहर भागे लोग। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा नवरात्र का पहला दिन, मंदिरों में सुबह से लग रही लंबी लाइन। सीएम धामी ने दिए निर्देश, कहा विधायकों की प्राथमिकता पर रखे गए कार्यों में ना की जाए देरी। अमृतपाल के फेसबुक पेज को फॉलो करने वाले 14 लोग चिन्हित, कोतवाली बुलाकर पुलिस ने समझाया। बर्फबारी से पहाड़ों में बढ़ी कपकपी, अगले 2 दिन राहत के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट। देहरादून में 3 साल में सबसे ठंडा रहा मार्च का दूसरा पखवाड़ा, 4 दिन में 11 डिग्री गिरा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड के खबरों की। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके काफी देर तक महसूस किए गए। लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड, पंजाब में भी भूकंप के झटके। घबराहट में लोग घरों से निकले बाहर। अफगानिस्तान रहा भूकंप का मुख्य केंद्र। भूकंप की तीव्रता 6.6 रिक्टर स्केल मापी गई। भूकंप से दिल्ली के शकरपुर क्षेत्र में बिल्डिंग झुकी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके काफी देर तक महसूस किए गए। झटके लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड, पंजाब में भी भूकंप के झटके। घबराहट में लोग घरों से बाहर निकले। अफगानिस्तान रहा भूकंप का मुख्य केंद्र। भूकंप तीव्रता 6.6 रिक्टर स्केल मापी गई। भूकंप से दिल्ली के शकरपुर क्षेत्र में बिल्डिंग झुकी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके काफी देर तक महसूस किए गए। झटके लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड, पंजाब में भी भूकंप के झटके, तो वहीं अफगानिस्तान रहा भूकंप का मुख्य केंद्र। भूकंप की तीव्रता 6.6 रिक्टर स्केल मापी गई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके काफी देर तक महसूस किए गए। झटके नवरात्र का पहला दिन आज, देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही नवरात्रि। मंदिरों में सुबह से लग रही लंबी लाइनें, साथ ही जय माता दी के नारों से गूंज रहे मंदिर। मंदिरों में सुबह से लग रही लंबी लाइनें, जय माता दी से सुबह से गूंज रहे मंदिर। नवरात्र का पहला दिन आज, देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही नवरात्रि। मंदिरों में सुबह से लग रही लंबी लाइन।
जय माता दी से सुबह से गूंज रहे मंदिर। नवरात्र का पहला दिन आज। मंदिरों में सुबह से लग रही लंबी लाइनें। साथ ही जय माता दी से सुबह से गूंज रहे मंदिर। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा नवरात्र। उत्तराखंड की धामी सरकार के एक फैसले पर राज्य में सियासत गर्मा गई। दरअसल धामी कैबिनेट ने आबकारी की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शराब से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को 3600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए तक कम करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में शराब सस्ती होगी। वहीं राज्य सरकार ने शराब में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए 1-1 रुपए प्रति बोतल सेस के रूप में लेने का फैसला भी लिया है। इस तरह से एक बोतल पर कुल 3 रुपए सेस लिया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति के उत्सव में मना रही है, तो दूसरी तरफ शराब को सस्ती कर लोगों को शराब का आदी बना रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए यह रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार के एक फैसले पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी कैबिनेट ने आबकारी की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शराब से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को 3600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए तक कम करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में शराब सस्ती होगी। वहीं राज्य सरकार ने शराब में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए 1-1 रुपए प्रति बोतल सेस के रूप में लेने का फैसला भी लिया है। इस तरह से एक बोतल पर कुल 3 रुपए सेस लिया जाएगा। 2023-24 माननीय कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। यूपी से जो एक आरोप लगते थे बार रुपए की तस्करी हो रही है हमारे यहाँ रेट ज्यादा होने से, तो उस सबको देखते हुए रेगुलर जो ब्रांड है हमारे उसमें लगभग 20 रुपए के आसपास से ज़्यादा फर्क न रहे, इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। गोवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए और खेलकूद के लिए 1 रुपए प्रति बोतल प्रत्येक पे अतिरिक्त ऐसे कुल 3 रुपए से का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मना रही है, तो दूसरी तरफ शराब को सस्ती कर लोगों को शराब का आदी बना रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस बार नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में बड़े स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रमुख मंदिरों और देवी सिद्धपीठों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। राशन के दाम भी कम होते हैं और पॉलिसी जब बनती है सरकार की तो बहुत से विषयों को ध्यान में रख के बनती है। शराब नीति के संदर्भ में जो लोगों का सुझाव आए या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के बारे में जो विचार हुआ है, उसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया है वो इस राज्य के आर्थिक की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्णय है। नहीं, देखिए, सरकार ने शराब के दाम सस्ती करने का प्रस्ताव आप लाए हैं। आपने उसका लॉजिक दिया है कि हमने राजस्व बढ़ाना है। ठीक है, आप राजस्व बढ़ाइए, कोई बात नहीं, आप सस्ती भी करिए, लेकिन महाराज ये तो सोचिए कि भटोली का महीना है, आप राशन कब सस्ता करोगे? आप खाद्य पदार्थों के जो तेल हैं उनको कब सस्ता करोगे? आप चीनी कब सस्ता करोगे? आपने पानी महंगा कर दिया और शराब सस्ती कर दे रहे हो। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये देवभूमि है, ये तपोभूमि है, यहाँ पर देवतागण निवास करते हैं और ये महीना भटोली का महीना चल रहा है। आप क्या अपने प्रदेश की जनता को भटोली में शराब के दाम सस्ता करके शराब परोसना चाहते हैं? कुल मिलाकर एक तरफ जहां सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मना रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ने शराब सस्ती कर महिलाओं की परेशानियों को बढ़ा दिया है। माना जाता है कि शराब सस्ती होने से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती हैं।
हालांकि सरकार के इस फैसले से शराब पीने वालों की लॉटरी लग गई है। सवाल ये है कि क्या राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के पास यही एक विकल्प है? क्या शराब सस्ती करने से सरकार शराब तस्करी पर रोक लगा पाएगी? क्या सरकार अपने इस फैसले से 4000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। लक्सर पुलिस चौकी के 2 सिपाहियों पर गोली चलाकर घायल करने के मामले में 5 महीने से फरार सहारनपुर के 3 आरोपियों की चल और अचल संपत्ति लक्सर पुलिस ने कुर्क कर दी है। विवेचक के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी कुर्की जब्त के आदेश दिए थे। 16 अक्टूबर 2022 को लक्सर बाजार चौकी पुलिस को नगर में बाइक पर हथियारबंद बदमाश घूमने की सूचना मिली थी। इस पर सिपाही राजेंद्र सिंह और पंचम प्रकाश चेतक वाहन से उनके पीछे लगे तो उन बदमाशों ने उन पर गोलियां दागी थी। इनमें से 2 सिपाही बदमाशों की गोली से घायल हुए थे, जबकि बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक बदमाश स्थानीय व्यापारियों के साथ लूटपाट करने लक्सर आए थे। इस मामले में जिला सहारनपुर में रामपुर थाना क्षेत्र के लढौरा गुर्जर गांव निवासी जावेद पुत्र इदरीश और फुरकान पुत्र शौकत तथा उसी जिले में नकुड़ थाने के गांव रामपुर टिकरी में का उनका साथी सबीर पुत्र रकमुद्दीन फरार थे। कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि टीम ने सहारनपुर पुलिस की मदद से तीनों फरार बदमाशों के मकान और उनकी दूसरी तमाम चल अचल संपत्ति भी कुर्क कर ली है। खबर हल्द्वानी से है, जहां विधायक सुमित हृदयेश में विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रत्येक विधानसभा से विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे गए थे। उन पर विधायक द्वारा अधिकारियों से समीक्षा की गई। साथ ही शहर की बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक सुमित हृदयेश ने बताया कि उनके द्वारा लगभग 1057 करोड़ के 10 प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए गए थे। नहीं, देखिए, वो जो 10 विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी कि सारे विधायक प्रस्तुत करें, तो उस श्रृंखला में हल्द्वानी के 1067 करोड़ के प्रस्ताव बने हैं। इसके अतिरिक्त रिंग रोड 2000 करोड़ की और जू 330 करोड़ के आसपास की लागत का निकला है। तो इतने विकास कार्य हल्द्वानी के हैं जो अनिवार्य हैं। रक्षिया नाला हो, कलसिया नाला हो, यहाँ पे जो शैक्षिक संस्थान हैं उनकी जो बदहाली है, चाहे अस्पतालों में जो जीर्णोद्धार के कार्य होने, तो कई सारे ऐसे विषय थे। और ISBT की मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उन्होंने वन भूमि कहीं चयनित करी है, उसका वैसे अभी यहाँ के स्थानीय अधिकारी को कोई जानकारी नहीं है। तो देखते हैं, अभी कार्य मैं सारे प्रस्तुत करूँगा। मैं अपनी तरफ से मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ। कोई उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के खिलाफ दायर पद का दुरुपयोग जनहित याचिका पर सुनवाई की है। खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया और आदेश का अनुपालन नहीं करने पर 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने मेयर गौरव गोयल पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूमि की लीज बढ़ाने के बदले 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। मेयर के रिश्वत मांगने का वीडियो रिकॉर्ड किया था। फॉरेंसिक जांच में ऑडियो सही पाया गया है। मेयर पर एक महिला के पति को झूठे मुकदमे में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोप भी है। पुलिस ने दुष्कर्म केस में मामला दर्ज किया था, पर बाद में अंतिम रिपोर्ट लगा दी। याचिकाकर्ता ने कहा, सरकार से मेयर की शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 8 महीने बीतने के बाद भी उसमें कोई कुछ नहीं किया गया। तो जो अमित अग्रवाल हैं जनहित याचिका दायर करने वाले, उन्होंने एक इसमें कंप्लायंस एप्लीकेशन डाली कि इसमें जो है ऑर्डर का जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था उसका कंप्लायंस नहीं किया गया। तो आज माननीय डिवीज़न बेंच में इस बात की सुनवाई हुई, जिसमें यहाँ जो है माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि उनको जो है जो सेक्रेटरी हैं, जो अर्बन सेक्रेटरी उत्तराखंड शासन के हैं, उनको जो है कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया गया कि आप जो है इसमें तुरंत अपना जो आदेश है उसका पालन कीजिए, अन्यथा जो है कोर्ट में जो है पर्सनली जो है अपीयर हुए। ये कोर्ट का आदेश आज का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर मां नैना देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नवरात्रि पर मंदिर परिसर में लगातार 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जानी है। मंदिर प्रशासन के सदस्य सुरेश मलकानी ने बताया, मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी की जाएगी और नवरात्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। मंदिर के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा वगैरह सभी तरफ लगे हुए हैं। वह गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हमारे निरंतर तत्पर रहते हैं ड्यूटी पे। और सुरक्षा की दृष्टि के अलावा हमारे पूजा पाठ के लिए भी सारी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए और स्थानीय जो भी होंगे उनके लिए सारी तैयारियां पूजा की तय कर दी गई। लिए कर्मचारी हमने पहले से ही तैनात किए हुए हैं। उनकी निरंतर ड्यूटियाँ अलग अलग शिफ्टों में लगाई हुई हैं, जिससे कि लाइन में भी अगर श्रद्धालु आते हैं, अगर भीड़ बढ़ती है तो उसके लिए भी पूजा पाठ के पूरी तरीके से इंतजाम किए हुए हैं। बहुत आसानी से दर्शन सभी श्रद्धालु कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालसी देहरादून स्थित होटल में आपदा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, वनाग्नि समेत अन्य प्राकृतिक आपदाएं घटित होती रहती हैं। आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है, प्रोटेक्टिव अप्रोच। केवल प्रोटेक्टिव अप्रोच से ही आपदाओं के प्रकोप को कम किया जा सकता है। इस तरह की आपदाओं से बचने के लिए आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग की दिशा में विशेष ध्यान देना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय सम्मेलन में प्राकृतिक आपदा के विषय पर गहनता से चर्चा करने की आशा व्यक्त की है। उन्होंने साल 2013 में केदारनाथ आपदा के जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर संपादित किया जाएगा, जिसके चलते बहुत कम समय में ही केदारपुरी का न सिर्फ पुनर्निर्माण किया गया बल्कि केदार धाम को अलौकिक स्वरूप प्रदान किया गया। केदारनाथ आपदा और उसके बाद राज्य में आई अन्य आपदाओं से सीख लेते हुए हमारा आपदा प्रबंधन विभाग अपने अनुभवों और संबंधित संस्थाओं के सहयोग से एक ऐसी प्रणाली विकसित करने में सफल होगा जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों की भी आपदाओं के दौरान मदद करने में सफलता हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूकंप के अलावा ज्यादातर आपदाएं बारिश के मौसम में ही घटित होती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाएं हर मौसम में आ रही हैं। गदरपुर दिनेशपुर क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह कालसी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किसानों को उचित मुआवजा देने और बीमा के तहत आने वाली फसलों का सही से आकलन करने की मांग की है। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से पटवारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजकर किसानों के नुकसान आकलन करने की अपील भी की है। देखिए, अब क्योंकि अभी लगातार बरसात जारी है, अभी मौसम खुला भी नहीं है और इसके बाद जैसे भी ज्ञापन दिया जाएगा और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे स्थानीय जो हमारा प्रशासन है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी फसल थी, हर फसल बहुत अच्छी थी क्योंकि जाड़ों में बरसात नहीं हुई थी और जिससे नीचे की गेहूँ भी बहुत अच्छी खड़ी थी, लाही भी नीचे में बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लाही भी अभी पूरी तरह से जो है किसानों ने संभाल नहीं पाए उसको। बहुत सारे किसानों की अभी भी कटी खेत में पड़ी है और गेहूं में बहुत बड़ा नुकसान, जो गेहूं ज़्यादातर जो अभी हरी अवस्था में था उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा है हवा का और बरसात का। पंचायत खडोला में लगभग 70% लोग खेती करते हैं, खेती पर ही निर्भर है, उनकी आजीविका जो है फसल ही है और मजदूरी के साथ साथ अपना भरण पोषण के लिए खेती करते हैं वो। और जो 2 दिवसीय बारिश हुई, इस 2 दिवसीय बारिश में लगभग 80% यहाँ पे हमारे किसानों की खेती नष्ट हो चुकी है। गेहूं जो इस समय आप देख रहे हैं पकने वाला है, गेहूं ये कुछ ही दिनों में लगभग पक जाएगा और पूरा जो है बिछ गया है, ऊपर से पानी चल रहा है, सड़ने गलने जैसी स्थिति इसकी हो गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।